नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे देश की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की नींव रखते वक्त प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में डेमोक्रेसी का एक प्राचीन मॉडल प्रेजेंट करते हुए उन्होंने तमिलनाडु के एक जगह के बारे में उल्लेख किया था। उस जगह का नाम था उत्थिरामेरूर। क्या खास बात है इस प्राचीन जगह के बारे में कि इस मामूली से गांव के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतने गौरव के साथ बात किया। दोस्तों, ये छोटे से गांव के मंदिर में लिखे इंस्क्रिप्शंस लोकतंत्र की एक ऐसी छवि प्रस्तुत करती है कि वो मॉडर्न जमाने के लोकतंत्र व्यवस्था को भी पीछे छोड़ दे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको पता लगे कि कैसे 10वीं शताब्दी के प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र से सामाजिक व्यवस्था को चलाया जाता था। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं प्राचीन भारत की कहानियाँ, स्क्रिप्चर्स और उसके इतिहास को और उनमें मेंशन्ड सिंबल्स और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की मिसाल इस गांव से ज्यादा पुरानी हमको मिलती ही नहीं है भारत में। प्राचीन भारत में कई सारे राजा महाराजा रह चुके हैं, कई सारे बड़े साम्राज्य रह चुके हैं जिनके कार्यकाल में उन्होंने लोकतंत्र को साधन बनाया सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और 10वीं शताब्दी के इस छोटे से प्राचीन शहर उत्थिरामेरूर से हमें यही सीखने को मिलता है। उत्थिरामेरूर कांचीपुरम जिले में स्थित है जो मॉडर्न डे चेन्नई शहर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है। कांचीपुरम और आसपास में ऐसे कई सारे मंदिर हमें मिलते हैं जिन पर हमें ऐसे इंस्क्रिप्शंस दिखाई देते हैं। उत्थिरामेरूर के 3 ऐसे मंदिर फेमस है जिन पर ये इंस्क्रिप्शंस बहुत ही चौंका देने वाले हैं। ये सारे मंदिर चोला साम्राज्य के समय के हैं जिनमें अद्भुत सामाजिक व्यवस्था स्थापित की थी चोला साम्राज्य के राजा महाराजाओं द्वारा। और उत्थिरामेरूर में श्री परंतका चोला के साम्राज्य के वक्त ये इंस्क्रिप्शंस हमें वहाँ के मंदिरों पर दिखाई पड़ते हैं जिनमें ग्राम व्यवस्था को चलाने के लिए एक परफेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें वहाँ की आम जनता अपने गाँव में इलेक्शन यानी चुनाव प्रक्रिया के जरिए उनके वार्ड के लीडर सिलेक्ट किया करते थे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के एपिग्राफिस्ट मिस्टर आर शिवानंदम कहते हैं कि तमिलनाडु में ऐसे कई सारे गांव मिलते हैं जिसमें विलेज असेंबलीज के बारे में मेंशन्ड है, पर उत्थिरामेरूर की बात थोड़ी अलग ही है क्योंकि यहाँ के मंदिरों के दीवारों पर इस व्यवस्था के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में उल्लेख मिलता है। वो कहते हैं कि इस गांव में एक ऐसे एलैबोरेट और हाईली रिफाइंड इलेक्टोरल सिस्टम हुआ करता था जिसको लिखवाया गया था इस गांव के मंदिर के बीचों बीच एक चौकोनी ग्रेनाइट के स्ट्रक्चर में, और इस विलेज असेंबली को ग्राम सभा मंडप कहा जाता था। ये इंस्क्रिप्शंस एक देश का संविधान जिस तरीके से लिखा जाता है उसी प्रकार से इस गांव के लिए लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। डॉक्टर आर नागास्वामी, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ तमिलनाडु डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, वो कहते हैं कि इन इंस्क्रिप्शंस पर हमें इतनी डिटेल्ड जानकारी मिलती है जैसे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग वार्ड्स होना, कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े रहेंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको कौन से बातों के वजह से डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, इलेक्शन की प्रक्रिया, लीडर नियुक्त होने के बाद अलग अलग कमेटी की स्थापना करना, उन कमेटियों के क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी इत्यादि और बहुत सारी जानकारी उन इंस्क्रिप्शंस पर हमें लिखा हुआ मिलता है। उन इंस्क्रिप्शंस के मुताबिक उत्थिरामेरूर गांव को कुल 30 वार्ड्स में बांटा गया था। हर वार्ड में से एक लीडर को नियुक्त किया जाता था जिसको भी उसके वार्ड से नियुक्त होने के लिए भाग लेना है उसकी उम्र 35 और 70 वर्ष के भीतर होना अनिवार्य था। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हो उसको विलेज असेंबली में पहले इस बात का खुलासा करना पड़ता था कि उस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति थी उस गांव में, और इस बात का साक्ष्य भी देना पड़ता था कि उसके नाम पर जितनी भी संपत्ति है उस पर वो गांव में सही प्रकार से टैक्स यानी कर भरता था। इस साक्ष्य के साथ साथ उस कैंडिडेट ने इस बात का भी प्रूफ देना अनिवार्य था कि उसकी जो भी संपत्ति थी वो गैर कानूनी नहीं थी, यानी वो संपत्ति पूरी तरीके से लीगल होनी चाहिए, ये अनिवार्य था।
दोस्तों, एक छोटे से गांव के नियम कानून, वो भी इलेक्शन कंडक्ट करने पर, वो भी 10वीं शताब्दी में इतनी ज़्यादा कड़क होते होंगे, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हम 1100 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन इलेक्शंस की प्रक्रिया और ज़्यादा विस्तार से बताई गई है इन इंस्क्रिप्शंस में। जैसे कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता हो, वो अगले 3 साल तक फिर से चुनाव नहीं लड़ सकता था। इन इलेक्टेड नेताओं को आम जनता वोटिंग के माध्यम से नियुक्त करती थी। फिर इन नेताओं को अलग अलग कमेटी बनाकर उन पर अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती थी। जैसे खेतों के लिए इरिगेशन व्यवस्था, सड़क बनाना, सूखे और बुरे काल में लोगों की मदद करना, अर्थव्यवस्था संभालना, कर वसूलना जैसे इत्यादि काम उनको दिए जाते थे। जिन नेताओं का सिलेक्शन होता था लोगों द्वारा, वो नेता अगर इलेक्ट होने के बाद ठीक से काम नहीं करते थे, जैसे अगर कोई रिश्वत लेता था, दूसरों की संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा करता था, कोई क्राइम करता या कोई पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी काम करता, उसको लोगों द्वारा ही निष्कासित किया जाता था तुरंत। डॉक्टर नागास्वामी ने अपने बुक में लिखा है कि उन दीवारों पर पूरे समाज में एक सद्भावना और एकता का माहौल बनाए रखने के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है, जिसमें उस गांव की एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्स और इत्यादि सारे रेगुलेशंस के बारे में बखूबी विस्तार में वर्णन है, जिससे पूरा गांव अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सके। सही में दोस्तों, 10वीं शताब्दी में, मतलब 1100 साल पहले के एक गांव के मंदिर के इंस्क्रिप्शंस पर इतनी ज्यादा डिटेल्ड जानकारी मिलना, उस गांव की सामाजिक व्यवस्था, सामान्य लोगों के हाथों में रहना, और वो भी इतने विस्तार में समाज के हर पहलू को नजर में रखते हुए कंडक्ट किया जाता था उस समय, ये सुनने में ही कितना प्राउड फील होता है। भारत के एक गांव के मंदिर के ऊपर इतने एडवांस्ड व्यवस्था को लोकतंत्र के हिसाब से चलाना, उसका उल्लेख होना, ये दर्शाता है कि हमारे देश के मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल ना होकर हमारे समाज को चलाने की अहम भूमिका अदा करते थे। और साथ ही साथ ये बात ये भी दर्शाता है कि हमारे देश में कितने प्राचीन काल से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स चली आती होंगी और हमारा देश सामाजिक व्यवस्था में कितना ज्यादा उन्नत और उत्कृष्ट होता होगा प्राचीन काल में। So that's all for today friends। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो, तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।